आगे जो टॉपिक है वो है कस्टमर सर्विस प्रैक्टिसेस। कहते हैं कि जो कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होती है कंपनीज के ऑफर के साथ, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस आर नॉट बीइंग मेट इफ द कंपनी सप्लाई चेन आर नॉट प्रॉपर्ली डिजाइन। तो उनकी जो नीड्स होती है कस्टमर की जो जरूरत होती है वो पूरी भी नहीं हो पाती अगर हमारी सप्लाई चेन अगर हमने अच्छे तरीके से डिजाइन नहीं की हुई है उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। तो इन ए वेरी अफोर्डेबल फॉर द कंपनी। तो हाउ कैन यू स्ट्रेटेजाइज सेट गोल्स फॉर ए सप्लाई चेन इज द एब्सोल्यूट नेसेसरी एज द कस्टमर बिकम मोर डिमांडिंग। तो अपने को सब सेट करना पड़ता है क्योंकि कस्टमर की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज होती रहती हैं, ठीक है। तो हायर एक्सपेक्टेशन, तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू स्टार्ट टूवर्ड ए मोर कस्टमर सेंट्रलाइज सप्लाई चेन। तो ये अपने को ये आगे ध्यान रखना पड़ेगा, सप्लाई चेन जो भी कस्टमर की होती है उनको उसको ध्यान में रखकर अपने को क्या करना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जानवी इट्स ओके, मैं भी वैसे ही बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक ऐसा टॉपिक था जो मेरे पास पूरा कलेक्शन में नहीं हो पाया था। अदरवाइज मैक्सिमम लेवल तक मेरे को जहाँ तक ध्यान है बाकी ये सब्जेक्ट 100% लेवल पे कंप्लीट है ना जानवी। तो ये एक ऐसी बुक थी जिसका कंटेंट कंप्लीट मुझे भी नहीं मिल पाया था, बट इसलिए बोला मैंने। तो कोई बात नहीं, बाकी के टॉपिक मैक्सिमम लेवल तक आप चेक करोगे ना तो बाकी के टॉपिक 100% कंप्लीट हो गए हैं। तो एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो मार्केट में भी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, गूगल पे भी नहीं मिलते हैं, पता होता है फिर उसको PDF फॉर्म में लेकर आना एक टास्क बन जाता है, वो कंटेंट इकट्ठा करना। तो दैट्स वाई वो रहे थे, कुछ टॉपिक होंगे जरूर। क्योंकि हम सबको पेपर ही तो क्लियर करना है ना, बुक्स थोड़ी ना पढ़नी है। सारी बुक्स पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। मुझे क्यों गुस्सा होना है, मैं क्यों गुस्सा हो गया, क्या होने वाला हूं, तो तुम्हारी बातों के जवाब देता रहता हूं सबके। मुझे गुस्सा करके खुद का दिमाग थोड़ी खराब करना है, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी ना होता है ना जानवी। गुस्से का मतलब क्या होता है, दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। मैं खुद को सजा क्यों दूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ना डेली क्लासेस में आते हैं तो मैं डेली फिर अलग अलग तरीके से मेरे को जवाब देना पड़ता है। तो समटाइम्स यू फील्स यस कविता, यू आर राइट, ओवरव्यू ही सही है। क्योंकि एक बुक सच में पूरी करने बैठ गए तो फिर वो तो फिर 2-3 महीने 6 महीने का हो जाएगा। वो सुनीता मुझे भी नहीं मिले वो बाकी के टॉपिक्स, ठीक है। तो अभी थोड़ा मैनेज करो तुम सब भी। तो एक दो बुक्स ऐसी हो सकती हैं पूरा कंप्लीट टॉपिक ना मिले तो एक दो छोटे टॉपिक्स की वजह से आगे का सिलेबस थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। और वो ऐसा तो नहीं है, अभी तुम ध्यान दोगे तो पता है ना कि हर सब्जेक्ट में से लगभग 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आना है मैक्सिमम। अगर हम डिवाइड करके देखें तो 2 या 3 नंबर का ही तो आना है। तो जानवी इट्स ओके। तो सही है ना, सबसे बेस्ट हो ना तुम, जो डेली के क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो वो मतलब जरूरी होते हैं वही तुम सही हो फिर। तो बाकी के तो मैंने कल परसों भी डांटा मैंने क्लास के अंदर, बल्कि एक ही कमेंट को 10-10 बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने बस तुमको नॉर्मली बताया कि मुझे याद है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक दो टॉपिक रह गए होंगे, इट्स ओके, क्या कर सकते हैं, अवेलेबल ही नहीं होते कभी कभी। बट टॉपिक को स्टार्टिंग में देखोगे तो कवर है, कभी कभी टॉपिक बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, खुद को नहीं पता होता है हमको क्या कराना है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है अपने को, क्या करना है, इंप्रूव करना है रिलेशनशिप विद द लॉजिस्टिक प्रोवाइडर। तो जो भी growing challenge of the business today in the terms of the customer relationship can be tackled by building strong rapport with the suppliers। तो कस्टमर के साथ अगर अपने को बना के रखनी है तो ये टैकल प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, अपने को सप्लायर के साथ ही बना के रखनी पड़ेगी। तो द मोर कोलैबोरेटिव एंड द स्ट्रेटेजिक अप्रोच रिक्वायर्ड टू द बिजनेसमैन टर्न टू थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, दिस रिजल्ट इन द इफेक्टिव इन द पार्टनरशिप्स एंड द एनहांस कस्टमर सर्विस। तो अगर हम सबके साथ बना के रखते हैं तो हम कस्टमर को सर्विसेज अच्छी दे पाएंगे फ्रॉम शिपमेंट टू कस्टमर।
प्रोडक्ट बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने से, क्योंकि हम कस्टमर को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इससे हमारे उनसे रिलेशनशिप क्या होते हैं, इंप्रूव होते हैं, और हमको पता चल जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि अदरवाइज हम उनकी ज़रूरतों को अगर पूरा नहीं करेंगे तो वो अपनी फीडबैक भी हमको टाइम पर पूरा दे नहीं पाते और मार्केट के अंदर हम फेल हो जाएंगे। ओके, 2 नंबर के हैं, देखो हर सब्जेक्ट में सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। आगे है कीप कस्टमर फीडबैक टॉप ऑफ द माइंड। इसके अंदर क्या है कि अगर जब भी कोई कस्टमर फीडबैक देता है तो आप उसको अपनी हायर प्रायोरिटी के ऊपर रखो, उसको प्राथमिकता दो, अपने माइंड में सबसे टॉप लेवल पे लेके चलो। क्योंकि अगर कस्टमर की जो भी फीडबैक आती है, प्लस में है चाहे वो माइनस में है, उसको देखो, क्योंकि कस्टमर की फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर आप काम नहीं करते हो तो आप मार्केट में फेल हो जाओगे, आपकी फिर बैड रिस्पॉन्स आएंगे। आपने देखा होगा ऑनलाइन परचेजिंग के अंदर आजकल क्या होता है, ये जब हम कस्टमर की फीडबैक के ऊपर ध्यान नहीं देते तब तक हमको हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होता। कस्टमर ने जब 2-4 कस्टमर ने रॉन्ग फीडबैक दी तो हमको पता चलना स्टार्ट होता है कि यार जो मैं प्रोडक्ट पे बेच रहा हूँ सच्चाई में सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को मार्केट से विड्रॉ कर लेते हैं। अदरवाइज हमारी कंपनी की गुडविल, हमारे प्रोडक्ट की गुडविल खराब हो जाती है और लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते। तो इसलिए कस्टमर कोई भी फीडबैक दे उसको बहुत ध्यान से लेके चलो। फिर अगली बात है इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर आपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो अपने को स्टॉक एक प्रॉपर मात्रा में रखना पड़ता है, अदरवाइज आप उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाओगे। कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट की डिमांड की, आपके पास गोडाउन में प्रोडक्ट ही नहीं है तो क्या होगा, आपके पास गोडाउन में प्रोडक्ट नहीं है तो क्या कर पाओगे, उनकी जरूरतों को पूरा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इससे अपने को देखना है हमारा जो सप्लाई है प्रोडक्ट का वो चलता रहे। फिर है हमारी सर्विस की क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस एंड देयर एक्सपेक्टेशन। हालांकि उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं और हम जो सर्विस देना चाहते हैं वो कुछ और देना चाहते हैं, तो वो भी देख लेना। तो जब भी सर्विसेज की बात होती है उनको कुछ टेंजिबल और इनटेंजिबल सर्विस चाहिए होती है, तो हमको देखना होता है कि हमने जो उनको प्रॉमिस किए हैं सर्विसेज के वो एक्यूरेट मिले, नॉलेज मिले, जो भी ऑप्शन हमने उनको दिए थे उसके अकॉर्डिंग हम पूरा करें ताकि कस्टमर को क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। फिर है इफेक्टिव टैकलिंग सिस्टम। इसके अंदर क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए। इट रेफर टू द मेथड एंड सिस्टम यूज्ड फॉर ट्रैकिंग रिसोर्सेज थ्रू आउट देयर मूवमेंट एंड स्टोरेज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कस्टमर को हम प्रोडक्ट भेजते हैं, ये कहीं से कोई प्रोडक्ट वापस आ रहा है उसको ट्रैक करने की बात कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि जब आप कोई भी ऑर्डर बुक करते हो तो हमारे पास एक ट्रैक नंबर आता है ना, तो वो ट्रैकिंग सिस्टम भी हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर क्या करता है ट्रैक नंबर से अपने कोरियर को ट्रैक करता रहता है कि मेरा प्रोडक्ट कब तक आना चाहिए। तो ये भी ऐसा होना चाहिए ताकि हमारा जो इफेक्टिव सिस्टम होगा वो कस्टमर तक प्रोडक्ट को डिलीवरी जो गुड्स की होने वाली है वो प्रॉपर सही टाइम पर होने वाली है। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बाय सेइंग कस्टमर सर्विस इज ए प्रोसेस फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। तो मतलब अगर हम कस्टमर को सर्विसेज बहुत अच्छी देते हैं तो हम कंपटीशन के अंदर जो हमारी दूसरी फर्में हैं उसके ऊपर एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट अगर हम सप्लाई चेन में ऐड कर देते हैं तो हमारी जो टोटल वैल्यू है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, और जो कस्टमर्स की नज़रों में हमारी गुडविल भी इंक्रीज होने वाली है। तो डेफिनेटली जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारी गुडविल अच्छी होती है, कंपटीशन के अंदर हम जीत सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, सोच के देखो, आपने कस्टमर को प्रोडक्ट देकर सेटिस्फाई नहीं कर पाए, उनकी फीडबैक आपने अच्छे से नहीं ली, प्रोडक्ट की डिलीवरी आपने टाइम पर नहीं दी, या आपके प्रोडक्ट को वो ट्रैक नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, वो कस्टमर आपकी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चल जाएगा। तो इसलिए वो कह रहा था कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है ताकि आप कंपटीशन में रहकर भी जीत हासिल कर सकते हो। अगली बात है इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी। बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आज आपको पता है कि सारा का सारा काम ऑनलाइन होने लगा है और उस ऑनलाइन काम के अंदर जो भी काम है वो सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहली बात द यूज़ ऑफ इंटरनेट, सारी वेबसाइट के थ्रू काम होता है। इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वहाँ से। द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS, ये सारी वो चीज़ें होती है जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को लेके चलते हैं। तो जो सप्लाई चेन के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वो टेक्नोलॉजी कौन सी है, इंटरनेट की, वेबसाइट की, सॉफ्टवेयर्स की, या DSS, ठीक है। तो इन सभी को मिलाकर आजकल हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने कस्टमर को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी देख लो, सारा का सारा काम IT सेक्टर के थ्रू ही हो रहा है, वो इसको हैंडल करते रहते हैं।
तो यूज़ ऑफ इंटरनेट, अब इंटरनेट का यूज़ होता है, ये बात अपने को ज़्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि इंटरनेट की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हो, कस्टमर को बता सकते हो, कस्टमर की फीडबैक भी आती है, इसी का आप बेनिफिट लेते हो, इसी से आपके प्रॉफिट मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एडिशनल मार्केट को एक्सेस करने में काम आता है। अब मान लो आप 10 दिन के लिए मोबाइल में से इंटरनेट को हटा दो, तो आप पूरे वर्ल्ड में पता ही नहीं कर पाओगे कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इंटरनेट की हेल्प से आप पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी मार्केट को एक्सेस करा सकते हो, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। तो ये कैसे हो रहा है, इंटरनेट की हेल्प से। फिर ये लिखा हुआ है वेबसाइट्स के बारे में। तो वेबसाइट्स के बारे में तो आजकल आपको पता ही है, वेबसाइट्स के ऊपर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, कंपनी का क्या टारगेट है, क्या पब्लिकेशन है, क्या एक्सेस पॉइंट है, प्रोडक्ट आप कहाँ से खरीद सकते हो, फिजिकल लोकेशन क्या है, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह से हमारा जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है, आपने देखा होगा इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो हमारा टैली का काम था, वैसे ही कुछ सॉफ्टवेयर और भी होते हैं जहां पर हम पूरा का पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के काम करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्शन को इफिशिएंट करने का काम, प्रॉपर कम्युनिकेशन करने का काम, ये सारा का सारा। इसी तरह से हमारा है क्या, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा पूरा का पूरा एक एल्गोरिथम होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास पूरा रिजल्ट आ जाता है। उस रिजल्ट के बेस पर हमारे लिए डिसीजन लेने बहुत ईजी हो जाते हैं। उन डिसीजन के बेसिस पर हम ये देखते लेते हैं कि हमारा जो स्टॉक है कितना हमने रखना है, मटेरियल की बात, ट्रांसपोर्टेशन की अरेंजमेंट फैसिलिटी, ये सारी की सारी प्रोग्रेस जो रिपोर्ट होती है हमारी पूरी की पूरी रेडी हो जाती है। तो ये सारी काम कैसे हो रहे हैं, आईटी सेक्टर की तरफ से हो रहा है। तो जब हमारा आईटी काम कर रहा है तो आईटी की हेल्प से क्या होने वाला है, काफ़ी सारे बेनिफिट हमको मिलने स्टार्ट होते हैं। कॉस्ट के अंदर कमी आती है, प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी होती है, मार्केट की स्ट्रैटेजीज के अंदर या मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट की जो स्ट्रैटेजीज है उसके अंदर इंप्रूवमेंट होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारा बेटर होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या कोलैबोरेशन हमारा अच्छा होता है, ये ट्रैकिंग और डिलीवरी काम बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक अब आपको ये नीचे एक्सप्लेन करके दिखा रहा है। तो आईटी सेक्टर के थ्रू हमारे कहीं ना कहीं सारे काम बहुत अच्छे से होने स्टार्ट हो गए हैं, चाहे वो मार्केट की बात है, चाहे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं। इंक्रीज कोलैबोरेशन बिटवीन द सप्लाई चेन पार्टनर। सप्लाई चेन पार्टनर के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे वो होलसेलर है चाहे रिटेलर है, इनके अंदर सारे के सारे लोगों के अंदर क्या हो जाता है, एक कोलैबोरेशन हो जाता है। ये हमारा सॉफ्टवेयर की बात है। ठीक है, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। यहां पर देखो फाइनेंशियल के अंदर क्या बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर के अंदर फाइनेंशियल के अंदर क्या क्या रख सकते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेबल, कितने लोगों से पैसा लेना है देना है, एसेट्स की काउंटिंग करना, कैश की फोरकास्टिंग करना, कॉस्ट की अकाउंटिंग करना। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बात करें तो हम टाइम की अकाउंटिंग, कौन किस टाइम पे आया गया, पेरोल, सैलरी की बात, पर्सोनल प्लानिंग, कितने लोग हमको चाहिए, ट्रैवल के एक्सपेंसेस, ये सारे मेंटेन कर लेते हैं। ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक के अंदर हम क्या बात करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मटेरियल की कितने की रिक्वायरमेंट है उसकी प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्लांट मेंटेनेंस। और अगर हम सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करें तो ऑर्डर मैनेजमेंट, प्राइसिंग, सेल्स प्राइसिंग, प्लानिंग, सेल्स मैनेजमेंट, ये सारे आ जाएंगे। इसी के नीचे कुछ टॉपिक और भी दिए हुए हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन, जर्नल लेजर, प्रॉफिटेबिलिटी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और जो इधर का है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, परचेजिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, शिपिंग एंड द वेंडर इवैल्यूएशन। ये सारी बातें आ गई। अब बात करते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के बेनिफिट क्या होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ द ईआरपी। तो अगर जब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करते हैं, आईटी सेक्टर के थ्रू काम करते हैं, तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो इससे हमारी जो आईटी कॉस्ट होती हैं उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। जो हमारी टोटल विजिबिलिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं अपने पास पता चल जाता है कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास सेल होने वाला है, नहीं होने वाला है।
हम बात कर रहे थे कि इस सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं, ईआरपी के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग और प्लानिंग हमारी बहुत अच्छे से हो जाती है, कस्टमाइजेशन होता है, कुछ चेंजेस करने हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, कस्टमर की सर्विस, डाटा सिक्योरिटी, क्वालिटी, कोलैबोरेशन, वर्क फ्लो, है ना, बिजनेस की जो प्रोसेस है उसके हम स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं, किस अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट बनाना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाती है। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की हमारी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा आती है, इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना, इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। कस्टमाइजेशन करना अकॉर्डिंग टू योर नीड, इन सॉफ्टवेयर को चेंज करना अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, वो भी मुश्किल हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफ़िकल्ट टू यूज़, इस सॉफ्टवेयर को कभी कभी यूज़ करना या जटिल भी होता है, डिफ़िकल्ट भी होता है। ब्रेक नहीं ले रहा था, किसी का फ़ोन रिंग कर गया था बीच में, ठीक है। किसी का फ़ोन रिंग कर गया था, वो साइलेंट करने के लिए गया था, नहीं तो तुम लोगों को फिर माइक्स में आवाज़ आती। अगला जो टॉपिक है वो है रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुए हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंडर में। कविता क्या करें, हमको एक टाइम पे बहुत जगह पे नज़र रखनी पड़ती, कभी भी लेक्चर लेते हुए भी, है ना, तो इसलिए होता रहता है सब छोटी छोटी चीज़ें। कहता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर पिछले कुछ टाइमों से कौन सी डेवलपमेंट हुई हैं। सिंपल सी बात है, कहता है एस कंपनी इंक्रीजली यूज देयर सप्लाई चेन टू कम्पीट एंड गेन मार्केट शेयर। हर कंपनी क्या कर रही है, अपनी सप्लाई चेन के साथ इंक्रीज कर रही है ताकि मार्केट के अंदर वो कम्पीट कर पाए, मार्केट शेयर को गेन कर पाए। स्पेंडिंग एंड एक्टिविटी इन द एरिया आर नोटिफिकली ऑन द अपस्विंग। इट मे बी यूजफुल टू नो एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन बाय एनालिसिंग सप्लाई चेन पर्सपेक्टिव ऑफ ए ग्लोबल बिजनेस। तो जैसे जैसे हमारा विश्व स्तर पर काम होता जा रहा है तो ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन गया है एक बिजनेस के अंदर, क्योंकि पहले हम तो सिंपल लेवल पे काम करते थे, आज हमको जो सप्लाई करनी पड़ रही है, माल सेल करना पड़ रहा है, वो ग्लोबल लेवल पे करना पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कह सकते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है। पहले हो सकता है कि हमने सिंपल लेवल पे काम किया हो, अब कहीं कहीं बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी हमको यूज़ करने पड़ रहे हैं। पहले प्रेशर सिर्फ अंदर से होता था, आजकल प्रेशर हमारे पास एक्सटर्नल भी है, टेक्नोलॉजी का भी है, ट्रेंड का भी है, इंटरनल एवोल्यूशन का भी है। तो कंपनीज को बार बार रिवैल्यूएट करना पड़ता है अपने नेटवर्क को, सो दैट देयर प्राइवेट जो उनका सप्लाई चेन स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइंड, ताकि हमारे सप्लाई चेन को थोड़ा सा सही कर पाए। पिछले कुछ सालों से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड आए हैं विच हैव इम्पैक्ट ऑन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर बहुत इंपैक्ट है कंपनी के ऊपर। ये कौन कौन से हैं, इनको हमने नीचे मेंशन किया हुआ है। कुछ टेक्नोलॉजी हमारी आई है, सप्लाई चेन की जो विजिबिलिटी है उसके ऊपर फोकस करना पड़ रहा है, शेयरिंग इकोनॉमिक है, इवॉल्विंग कस्टमर चैनल्स हैं, ये सारी की सारी बातें हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास पड़ रही हैं, अपने को पता है कि पहले लोग काम खुद कर लेते, आजकल जो जमाना आ गया कहीं ना कहीं रोबोट का भी आ गया है। कहता है कि वी मीन दैट द रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ड्रोन्स विल बी टोटली चेंज द सेकेंडरी ऑफ द वेयर हाउसिंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन एंड नेटवर्क विल बी क्रिएटेड विच विल बी वेरी इनोवेटिव एंड द यूजफुल। कहता है कि ऐसा ऐसा आ गया है जिससे हमारा जो पूरा का पूरा माइंड सेट है ना, चाहे वेयर हाउस को लेकर है चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, काफ़ी चेंज हो गया है। किसकी वजह से? ड्रोन्स की वजह से। ड्रोन आने लगे आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक सिस्टम है। तो आपने देखा होगा कभी कभी अभी यूट्यूब पे आप बैठे होते कुछ वीडियोस देखते हैं कि माल सप्लाई कर कौन करके आ रहा है, रोबोट करके आ रहे हैं, ये ड्रोन करके आ रहे हैं। पहले जो गुड्स आपको 3-3 दिन में आती थी, अगर वो ड्रोन आने लग गए तो ड्रोन किसकी जगह ले लेंगे? डिलीवरी बॉय की जगह ले लेंगे, तो वो माल सीधा आपके पास आया करेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ काम ऐसे होने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं। फोकस ऑफ सप्लाई चेन विजिबिलिटी,
means the things related with the internet, data handling and the data reliability will improve the firm stability, ability and the real time status also help in the anticipating the problem. तो आजकल आपको आईटी सेक्टर के थ्रू क्या होने लगा है, काफ़ी सारी आप इंफॉर्मेशन को अपडेट रहने वाले हो, आपको अपनी फर्म की एबिलिटी के बारे में भी पता चल जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आप ऑन द स्पॉट पता कर पाते हो, उन प्रॉब्लम्स को आप ऑन द स्पॉट आप सोल्व भी कर सकते हो हाथों हाथ। तो ये इंफॉर्मेशन आज हमारी होने लगी है। फिर शेयरिंग इकोनॉमी, कहते हैं कंपनी विल बी मोर फ्लेक्सिबल इन देयर ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ डिमांड लॉजिस्टिक एंड द डिमांड वेयर हाउसिंग। तो लोअर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द हायर एबिलिटी विल बी अट्रैक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर इन द रैपिडली इवॉल्विंग इंडस्ट्रीज। तो आजकल जो हमारी इकोनॉमी होने लगी है बहुत सी शेयरिंग होने लगी है, तो अपने को फोरकास्टिंग, डिमांड वेयर हाउसिंग का और जो लॉजिस्टिक की जो डिमांड है उसको भी ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि इससे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे कम होने वाले हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम अट्रैक्ट करने वाले हैं। फिर इवॉल्विंग कस्टमर चैनल, कहते हैं कि नाउ इट इज द ट्रेडिशनल रिटेल्स आर शिफ्ट टू द डायरेक्ट टू कस्टमर शिपिंग। पहले क्या होता था, माल हमारा पहुंचता था होलसेलर से, फिर रिटेलर से, फिर कस्टमर को। आज का जमाना बदल गया है, आज हमारा बाल सीधा जाता है कंज्यूमर तक। तो कंपनीज क्या कर रही हैं, सीधा एक ऐसा काम कर रही है जिससे कंपनीज अपना माल सीधा कस्टमर तक पहुंचा रही हैं। तो ऐसा भी आजकल चेंज होने लगा है, क्योंकि सप्लाई चेन के अंदर पहले क्या था, मैन्युफैक्चरर था, होलसेलर था, रिटेलर था, सुपरमार्केट थे, सुपर बाजार थे, फिर कस्टमर तक प्रोडक्ट जाता था। आज का जमाना कौन सा आ गया है, डायरेक्ट टू कस्टमर। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हमारी धीरे धीरे हो रही है, कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से, कुछ आईटी सेक्टर की वजह से, और कुछ कंज्यूमर चैनल हमारे चेंज हो गए हैं। तो पहले के मुकाबले हम बहुत कुछ चेंज कर चुके हैं। ये जो लास्ट टॉपिक है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, इसको आप एक बार खुद से स्टडी करके देखना। जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक थे ना, इन टॉपिक्स को भी ध्यान से स्टडी करके देख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग के टॉपिक अगर आपने स्टडी नहीं किए हैं ना तो आगे के टॉपिक आपको जल्दी कवर नहीं हो पाएंगे। स्टार्टिंग कुछ टॉपिक स्लाइड्स मैंने हिंदी में भी दी हुई हैं और एक पीडीएफ और भी है, 2 पीडीएफ अपलोड होने वाली हैं। पहली पीडीएफ के अंदर तो क्या है, कुछ स्लाइड्स है, और ये दूसरी पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर लगभग 60 से भी ज़्यादा पेजेस हैं। तो दोनों पीडीएफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आने वाला है। तो जो फर्स्ट पीडीएफ थी उसको मैंने 1 SCM नेम दिया हुआ है, तो वो भी अपलोड हो जाएगी और ये भी अपलोड हो जाएगी। तो दोनों पीडीएफ को ध्यान से स्टडी करना, उसके बाद आपको देखना कि टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने बेस को ही खत्म कर दिया ना तो पूरा का पूरा टॉपिक आगे कवर आपको जल्दी से होने नहीं वाला। किसकी पीडीएफ नहीं आती है भाई, पीडीएफ कल की नहीं आई होगी, क्योंकि पूरी पीडीएफ कंबाइन थी ना सुनीता, इसलिए पीडीएफ हमने कल अपलोड नहीं की थी। पीडीएफ आज मिल जाएगी 100%। मेरे को नेम्स बताओ कौन कौन सी पीडीएफ नहीं मिली अब तक।
जो भी ऑनलाइन हो जल्दी से पीडीएफ्स के नेम बताओ, मैं सारी पीडीएफ्स अपलोड करा दूंगा। सारी पीडीएफ अपलोड होती हैं भाई, मैं तो सब हैंडओवर करके जाता हूँ हाथों हाथ। कविता, सुनीता, जानवी, देखना कौन कौन सी पीडीएफ फोल्डर में अपलोड नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता पीडीएफ अपलोड ना होती हो। बोल के जाता हूँ मैं डेली भाई, और शाम को फिर कॉल करके पूछता हूँ पीडीएफ अपलोड हुई या नहीं हुई, मुझे बताओ जल्दी से पीडीएफ कौन कौन सी नहीं है, मैं भी काम पूरा करवाता हूँ। ओके, जो टैली वाली एक क्लास थी ना, टैली वाली जो एक पीडीएफ अपलोड हुई है उसके अंदर दोनों क्लासेस का डेटा है। तो जो थर्ड क्लास थी पीडीएफ, थर्ड क्लास जो ली थी उसकी पीडीएफ अलग है, वो मैं अपलोड कर दूंगा फिर, ठीक है। जो टैली की जो एक पीडीएफ अपलोड है ना उसके अंदर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों का डेटा है। जो थर्ड क्लास हमारी टैली की हुई थी उसकी पीडीएफ शायद नहीं मिली आपको, ऐसा कह रहे हो क्या? देखते हैं शुभम, बाकी सब लोग देखो पीडीएफ किस किस में अवेलेबल नहीं है। अंश, कुछ डेटा आपको अपने लेवल में भी अवेलेबल कराना पड़ेगा, मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल नहीं होता है। जो हिंदी में मिल जाता है मैं हिंदी में ले आता हूँ, जो इंग्लिश में मिलता है मैं इंग्लिश में ले आता हूँ अंश। तो बाकी कुछ अनीश, बाकी कुछ तुम खुद भी कोशिश किया करो मार्केट से। हाँ शुभम, जितना मेरे पास अवेलेबल था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैंने वो अवेलेबल करा दिया था। ओके, टैली की थर्ड लेक्चर की पीडीएफ नहीं होगी। कविता राइट। शुभम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जितना डेटा मेरे पास अवेलेबल हुआ मैंने करा दिया। अनीश, फ़ोन नंबर देना अलाउ नहीं है। कुछ काम है तो सीधा जो लीशो ऐप का जो कस्टमर केयर नंबर है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो।